देखूंगा सबसे पहले 41 में क्या कहता है। 41 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल एक्टिव है। याद होगा पिछले क्लास में बताया था मैंने, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या जरूरी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए मॉलिक्यूल के पास कैरल सेंटर हो और मॉलिक्यूल के पास अनसिमेट्री हो, और ये दोनों चीजें हैं उसके पास, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा, है ना। तो क्या लगता है 41 का पोलिंग किया जाए, क्या पोलिंग किया जाए 41 का, क्या 41 का पोलिंग किया जाए। 41 आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो 41 का पोलिंग में कर रहा हूं, बहुत ध्यान से करना। और आज लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन होता ही है। इसमें हमें बस ये देखना है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो हमें कैरल सेंटर दिखाता है, किसके पास अनसिमेट्री है, और जिसके पास अनसिमेट्री और कैरल सेंटर दोनों होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये ऑप्शंस बड़े इजी दिए गए इसके अंदर, क्योंकि इसमें कैरल सेंटर ढूंढना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है कैरल सेंटर ढूंढना, बहुत ही आसान। तो करना देखो कैसे है। हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर में यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ पे मिल गया हमें सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब और इंड भी यहाँ पे सेम है, इंड और ये सिमेट्री होने की वजह से वी कैन से दैट कि ये हमारा मेजो कंपाउंड होगा। कंफर्म, ओके, सही, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला आते हैं, इसमें कैरल सेंटर कोई नहीं दिख रहा हमें, है ना, देयर इज नो कैरल सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल। और कैरल सेंटर ना होने की वजह से मॉलिक्यूल की सिमेट्री की तो बात ही खत्म हो गई ना, पोलैरिटी नहीं इसके पास, खत्म। अच्छा 3 में आते हैं। 3 में हमारे पास है C2H5, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये मॉलिक्यूल कैरल सेंटर रखता है, और कहा भी गया है ना कि एक कैरल सेंटर अगर हो ना तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव ही होता है ना। सिमेट्री उसमें मतलब नहीं होता है, ना के बराबर, एक को छोड़ के। वो टर्सरी अमाइन है, वो अलग से केस एक था, वो बताया था मैंने। तो ये हमारा हो गया थर्ड इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल। 42 पे आते हैं। 42 में कहता है कि जो ये मॉलिक्यूल है हमारा BrCH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O एंड, देखो ध्यान से, एंड दिस वन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, मेटामर्स। ये दोनों दूसरे के क्या है। मैं पोलिंग शुरू करूंगा इसका भी ध्यान से करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इन दोनों मॉलिक्यूल में 42 में ये दोनों मॉलिक्यूल के रिलेशन क्या होंगे ये बताना है। तो मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूँ इसका भी, और जो इसको YouTube पे देखेंगे वो वीडियो पॉज करेंगे, फिर वीडियो को आंसर करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लाइव क्लास आप कर सकते हैं डेली हमारी क्लास में। चलो बताओ 42, BrCH2CH2 CH डबल बॉन्ड O और ये Br वाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। ये दोनों दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन है, चेन है या मेटामर्स है, ये क्या है ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें एक ही चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड और यहाँ हमारे पास है बेंजोइल ब्रोमाइड, मतलब इसको एल्केनॉइल क्लोराइड कहते हैं हम, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल ब्रोमाइड, ये है कुछ ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया CO Br ग्रुप हमारा हो गया एक फंक्शनल ग्रुप दूसरा वाला, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड का। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। सिंपल, आसान था ये तो। चलो 43 पे आते हैं। अब मैं एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी सीरीज में, है ना। जैसे चैप्टर का नाम मैं सोच रहा हूँ सॉलिड स्टेट चालू करता हूँ, जो मुझे लगता है कि कल से ही चालू हो जाना चाहिए, सैटरडे से। तो आप लोग रोज सुबह 10 बजे से सॉलिड स्टेट चैप्टर वाले क्लास को आप मिलेगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा इस वीडियो को। और इस सॉलिड स्टेट के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होगा, पूरे चैप्टर होंगे। तो उसको भी एकदम एनालाइज करना और देखना उसको अच्छे से, बहुत जरूरी है वो। इसको देखते हैं। इसमें 43 में कहता है कि विच आर मेटामर्स। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में हमारे पास दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। देखो अब इन दोनों पेयर मॉलिक्यूल को देख के बताना है कि इनमें से कौन ऐसा पेयर है जो कि हमें लगता है कि वो मेटामर्स हो सकता है। चलो ट्राई करना है इसको जल्दी से और बताना है कि मेटामर्स इनमें से कौन है। ओके, तो पोलिंग करूं मैं स्टार्ट। 43 का मेटामर्स होने के लिए क्या कंडीशन थे, आपको आई थिंक याद होगा। मेटामर्स होने के लिए सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लगी चीजें होती हैं वो क्या होना चाहिए, वो सेंट्रल अल्काइल पार्ट अलग अलग होना चाहिए दोनों की तरफ। जिस मॉलिक्यूल में ऐसा होगा वो हमारा होगा मेटामर्स। देखो ध्यान से, पहले ये देखो कि दोनों में हमारे पास सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप किसके पास है। सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप ही से क्लियर हो जाएगा ये आंसर, बहुत आसान है ये। सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, ईथर होता है, कीटोन हो सकता है, ये सब होते हैं। फिर देखो कार्बन के नंबर कितने कितने हैं इसके पास, है ना। यहाँ पे देखो तो इसके पास है पूरे CH3 और यहाँ पे है C3H7, मतलब 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट, इसलिए इनको हम कहेंगे मेटामर्स। सिंपल था, है कि नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आज हम पूरे इस 57 क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं आज के इस पार्ट थर्ड में, और फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगला क्लास हम करेंगे एक नया चैप्टर। तो पहले इसको समाप्त कर लेते हैं आज। तो 44 सब लोग देखो ध्यान से और बताओ। 44 में कहता है 44 विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनमें से कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो इसका पहले कमेंट में बता दो आंसर 44 का। ज्योमेट्रिकल शो करने का कंडीशन मैंने बड़ा सिंपल बताया था, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है उस हिसाब से देखा जाए तो सिंपल सा बात है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, कि जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन हमारे पास है ये वाले, और डबल बॉन्ड कार्बन के थ्रू लगी चीजें अगर डिफरेंट है हमारे पास, तो ऑब्वियसली दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। और ये सारे डबल बॉन्ड वाले ग्रुप है हमारे, और डबल बॉन्ड वाले ग्रुप में जो डिफरेंट चीजें लगी हुई है कार्बन के ऊपर, वो 3 ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा, और जो आंसर सही भी है। वेरी गुड। चलो 45 पे आते हैं। 45 45 45 45 का ये, चलो 45 पूरा दिख रहा है, और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से। ओके 45 में कहता है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसमें से गलत कौन है ये बताना है। मॉलिक्यूल्स क्या क्या दिए गए हैं, तो क्या ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो 2 ऑप्शन दिए गए ये न्यूमन क्वेश्चन में, क्या ये दोनों कन्फर्मेशन है, क्या ये कन्फर्मर्स हैं क्या, सोच के बताना है। दूसरा, क्या ये मेजो कंपाउंड है क्या, दूसरा वाला 45। क्या 3 में है जो दिया गया है, क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं दूसरे के, या फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है क्या ये दोनों एनांसियोमर्स हो सकते हैं क्या। ये सवाल है, जरूर ट्राई करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। ओके 45, चलो कमेंट बताओ इसका भी आंसर। 45 का आंसर क्या लगता है, इनमें से कौन है जो सही बात बता रहा है, इनकरेक्ट बता रहा है, सॉरी, जो दूसरे के यहाँ पे है या नहीं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 45 नंबर क्वेश्चन। चलो कमेंट में बताओ जल्दी से, मैं बताता हूँ उसके बाद। मेजो देखो बताता हूँ क्या है। कॉन्फर्मेशन के लिए हमें पता होगा कि पहले तो फॉर्मूला शुड बी मैच, राइट, और उसके बाद जो ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का वो अलग अलग होना चाहिए, ये हमें पता है। यहाँ पे मैं अगर एक बात बताऊं तो क्या हमारा फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला या फिर उसके ओरिएंटेशन आपको सेम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये सबसे जरूरी बात है। क्या फॉर्मूला सेम है या नहीं, सोच के बताओ जल्दी। कहने का मतलब है इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है पूरा का पूरा 2 मिथाइल ग्रुप, ऐसे सिंपल समझो। इस पे लगा है 2 मिथाइल यहाँ पे, इस कार्बन पे, फिर एक कार्बन है पीछे, और उस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये ऑप्शन ए वाला, फर्स्ट वाला। अच्छा दूसरा मॉलिक्यूल कहता है कि कार्बन यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल, तो ये सिंपल हमारा ब्यूटेन के फॉर्म में है। तो सवाल ये है कि क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म एक दूसरे के कन्फर्मर आइसोमर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, सवाल ये है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर था इसका। कन्फर्म होने के लिए पहले तो ये ब्यूटेन का कन्फर्मर के होने के लिए ये या तो हमारा एंटी हो सकता था, या तो ये सीन हो सकता था, एंटी सॉरी, ये हो सकता था एंटी, ये गॉस है ना, पार्शियल लिक्विड फुल लिक्विड, ये हो सकता था ये। और जबकि इस वाले फॉर्म में ऐसा कुछ हमें नहीं लग रहा कि वो उसको दिखा पाए, क्योंकि ये प्रोपेन बन चुका है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो चुका है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन का ब्यूटेन के साथ कन्फर्मर कभी भी नहीं होगा। इसका आंसर अगर आपने एक सोचा होगा तो बिल्कुल सही सोचा है, और कुछ होगा तो बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो 46 पे आते हैं। पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन
इसमें हमें पहले पता करना होता है, नाम तो बहुत ही आसान होता है इसका बताना, लेकिन सबसे उसके पहले काम है हमारा क्या, कि हम ये जान सके कि जेड। तो 46 का मैं पोलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। 46 नंबर का पोलिंग करते हैं। इसका टाइम मैं दे देता हूँ ज्यादा इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों का। तो ट्राई जरूर करो, लेकिन है ना, ट्राई करना एकदम बनता ही बनता है। 46 में सबसे पहले देखो, इस ऐसे क्वेश्चन चाहिए। स्मार्टली का मतलब ये है कि पहले डबल बॉन्ड के बारे में क्लियर, कि ज्योमेट्रिकल वो दिखाता है, ज्योमेट्रिकल में ई और जेड के बारे में बड़ा क्लियर होगा, उसके पोजिशंस के बारे में भी क्लियर होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आंसर दिख जाएगा, ये तो निश्चित है। बड़ा इजी आंसर है इसका। 46 नंबर का आंसर बताना है, कमेंट में नहीं, पोलिंग में। और सही हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तभी मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले करना क्या है इसमें, कि अगर हमारे पास ये CHO ग्रुप है ना, तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। क्या कह सकता हूं मैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबर 1 इसको देना पड़ेगा हमें, नंबर 2 कार्बन, 3 एंड 4th कार्बन। ये कोई डाउट नहीं किसी को भी। 4th कार्बन पे ही हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब 4th पोजीशन पे ही ई और जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी होने वाला। अब क्या जेड होगा क्या ई होगा, ये बताने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। ट्राई करना था इसको। तो ये समझना है पहले, 4th पे ब्रोमीन एटम लगा है, तो 4th पे डबल बॉन्ड है, तो वहां पे ई जेड होगा। तो मतलब 4th पोजीशन के बारे में जो है सही है, वरना बाकी सब गलत। तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ये। बचा बाद में 4Z 4E 4E सब में दिया गया है। सवाल ये है कि जेड है कि ये कैसे पता करें। तो प्रायोरिटी याद होगी सबको, हाइड्रोजन लगा यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये एक, इसको देंगे 2, इसको देंगे 1, या इसको देंगे 2। करेक्ट। तो 1 to 1 तो प्रायोरिटी मैच कर गया। 4th पे जेड तो कंफर्म हो गया हमारा कि 4th पे जेड होगा ही होगा। अगर 4th पे जेड कंफर्म हो गया तो बताना कितना आसान हो गया। बाकी RS कंफ्यूजन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन को हटा लिया है। तो देखो 4 ब्रोमो ऐसे भी दिख रहा है हमें, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, देखो सही एकदम सिंपल था। तो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन के साथ दे तो कोई इससे दिक्कत है नहीं, है ना। ये 47 क्वेश्चन का मैं 2 पेज पे है, थोड़ा ध्यान से देखना। 47 में कहता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल इनएक्टिव मोनोसैकेराइड हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट 150। 150 उसका मॉलिक्यूलर वेट हो और वो मोनोसैकेराइड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो। ये इनमें से कौन हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे दिख गए होंगे, ठीक है, और 2 ऑप्शन मैं ऊपर दिखा देता हूँ, वो वाला दिक्कत होता होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं आप लोग, है ना, इससे भी आसान हो जाएगा जल्दी करने के लिए। तो इसमें क्या है कि इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो और उसके पास 150 मॉलिक्यूलर मास हो 150। तो पहले ये सोच के बताओ कि इन चारों ऑप्शन में, इसमें पहले देख लो, ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शंस, क्या इन दोनों में कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्या इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए सिमेट्री चाहिए। क्या इस दोनों मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं, पहले इतना बता दो जल्दी से कमेंट में। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं, सोच के बताओ जल्दी से। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं, इन दोनों में, पहले इन दोनों ऑप्शन में। सिमेट्री का मतलब कि हम कोई ऐसा लाइन खींच सकते हैं जिससे कि ये सिमेट्री अलग 2 पार्ट में बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CH2OH है, ये 2 पार्ट में नहीं बढ़ सकता। दिस इज नॉट अनसिमेट्रिकल, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, सॉरी, इट इज अनसिमेट्रिकल। तो ये तो मेजो वाली बात है नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव वाली बात। लेकिन जरा ध्यान देना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, जो आपने देखा भी होगा कहीं। तो यहाँ पे मेरा इंट तो सेम है ना, CH2H, और CH2H यहाँ भी है। H CO ग्रुप जो है ना, ये हो गया सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं इसको, प्लेन हो गया ये हमारा। ये OH इस OH के सामने, H के सामने, है ना। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री मिल गई। सिमेट्री मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और अगर मोलर मास निकाल के देखें तो 150 आता भी होगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही बचा ही है जिसमें हम अनसिमेट्री कह भी सकते हैं। तो क्या लगता है, सिमेट्री कह सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल है, तो 150 मोलर मास इसी का होता होगा। निकाल के देखना मास, अगर आता है मैच करके तो ठीक है, नहीं तो आ ही नहीं, आ जाना चाहिए, ऐसे मैच करना चाहिए मास। 48 पे आते हैं, चलो। 48 में कहता है, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। अच्छा, इसका वर्ड समझ में आता है, कॉन्फिगरेशनल का मतलब।
कंजुगेशन का मतलब हो गया कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो एक तरफ समझा जाए ना, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे। समझ में आई बात? तो इस मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, फॉर्मूला सामने है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो सकते हैं? 48 48 48। सबसे पहला हमारा काम क्या है? सेंटर ढूंढना, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये दोनों सेंटर हमने देख लिए तो हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई भी होगी जब मैं पढ़ा रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वर्सेस ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक वीडियो भी है उस पर। उसी वीडियो में बताया है कि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल को दोनों को साथ में क्या देखते हैं। तो इसमें बताओ कि टोटल ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कितना है, उसको निकाल लेना आराम से, और जो भी निकलेगा उसका 2 टू द पावर n की जगह पे उस वैल्यू को डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या लगता है आपको, सोच के बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सोचो और बताओ कि हमारा आंसर क्या होगा। चलो कमेंट में बताओ। सेंटर काउंट करो, देखो बड़ा इजी है। देखो एक सेंटर तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको शायद दिख रहा होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा। ज्योमेट्रिकल सेंटर कंफर्म है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल सेंटर दिखाएगा। अच्छा यहाँ पे कार्बन पे देखो तो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी OH ग्रुप लगा हुआ है। ये दोनों OH ग्रुप उस कार्बन को कायल सेंटर बना देंगे, क्योंकि वहां पे OH ग्रुप कायल सेंटर यहाँ पे दिखा देगा। एक कायल सेंटर ये रहा, एक कायल ये रहा। ऑप्टिकल सेंटर हो गए 2, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया 1। टोटल काउंट करके देखो तो आएगा 3। ऑप्टिकल सेंटर कितने हो गए? 2। ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया 1। टोटल हो गया कितने? 3। तो अगर 3 टोटल हो गए तो क्या करना है? 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब 8। आंसर सिंपल था कि नहीं था? सीख भी रहोगे है ना, सीखते जाओगे ऐसे ही करके। तो इसका होगा 8 आंसर, क्योंकि इसके पास 3 सेंटर होंगे टोटल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑप्टिकल दोनों मिला के। चलो 49 पे आते हैं। 49 49 49 49 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगाना, लेकिन बताना जरूर सही। विच इज द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा। तो विच इज द पेयर विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? हाँ चलो 49 करके दिखाओ। 49 कमेंट में आंसर करना है इसका, कि 49 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर है वो कौन हो सकता है, करेक्ट पेयर बताना है ना। 49 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फॉर्मूला पहले सेम है ना, ये याद रखना कि फॉर्मूला डिफरेंट ना हो जाए। फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो फिर आइसोमर्स कैसे होगा वो। आंसर बताओ जल्दी से 49 का, चलो जल्दी करो। बाकी यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको कमेंट में आंसर करेंगे वीडियो पॉज करके, और बाकी लोग अभी आंसर करेंगे लाइव, जो लाइव देख रहे हैं। तो विच इज पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? विच इज पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? इनमें से कौन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर है? ओके तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पेयर होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस जैसी बातें हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सिस ट्रांस की बात समझने के लिए हमें सेम चीज को ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या जीआई दिखा सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर दिखा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आपको, कि आप देख के आंसर कर दो इसी को, ये ठीक तो है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा ये। लेकिन एक गलती हो गई आपसे, वो गलती क्या है कि क्या इस मॉलिक्यूल में हम कभी भी सिस ट्रांस के फॉर्म में इसको दिखा पाएंगे? अब ये क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे, ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, एज ए सिस ट्रांसफॉर्म। क्या ये दिखा पाएगा? क्योंकि सिस ट्रांस बताने के लिए हमें कोई सेम चीज दिखना चाहिए था, ताकि दिखे कि कौन अपोजिट है और कौन सेम साइड में है। यहाँ चारों डिफरेंट था, चारों डिफरेंट था, तो इसको हम कुछ एग्जैक्ट कह नहीं पाएंगे। ईजेड भी अगर करना चाहे इसका हम ईजेड, तो थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन में नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 मिथाइल को नंबर 1 नंबर 2 मिलेगा, इसको हम ई कह सकते हैं। ठीक, इधर आते हैं तो एक इसको देंगे, 2 इसको देंगे, इसको देंगे हम 2, इसको देंगे, इसको भी ई कह सकते हैं हम। अब बताओ दोनों ई हो गए, ई जेड में भी हमें आइसोमर से नहीं दिख पा रहा, तो सिर्फ देख के लगेगा कि ज्योमेट्रिकली दिखा सकता है, बट ज्योमेट्रिकली दिखाएगा नहीं। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल दिखाने के लिए कम से कम दोनों मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए था, या तो सिस ट्रांस होना चाहिए था, या तो ई और जेड होना चाहिए था, जबकि दोनों ये ई फॉर्म में दिख रहा है मुझे। अगर ई फॉर्म में दिख रहा है तो इट कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। करेक्ट, बहुत ही आसान था, समझ में आई बात? अच्छा अब यहाँ पे आ जाए नीचे वाले पे, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में मुझे पहले ये बताओ कमेंट के अंदर कि इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या दिखा सकते हैं, सिस ट्रांस, ई जेड या फिर C90? ये मैंने बताया तो था। इस मॉलिक्यूल को देख के बताओ कि क्या ये हम सिस ट्रांस दिखा सकते हैं, ई जेड दिखा सकते हैं, या एंटी और सिन दिखा सकते हैं इस नंबर 2 वाले में? बहुत सोच के बताना कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ।
ये बिल्कुल करेक्ट, हम इसको सिन एंटी बता सकते हैं क्योंकि मैंने कहा था ऑक्साइम के बारे में, याद होगा सबको, एक ऑक्साइम कंपाउंड होता है, हमारा ऑक्साइम यही है। तो ऑक्साइम के अंदर में हम सिर्फ सिन और एंटी दिखा सकते हैं, ना कि ई और जेड और सिस और ट्रांस दिखाते हैं। इस मॉलिक्यूल में पहले ये बताओ, दिखने में तो लगता है कि जीआई दिखा सकता है ना, पक्की बात है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं कह रहा कि ज्योमेट्रिक में कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, ये कह रहा है कि पेयर कौन सही पेयर है। और पेयर होने का मतलब होता है कि दोनों के अंदर में ओरिएंटेशन अलग अलग होना चाहिए। तो मुझे पहले ये बताओ, क्या नंबर 2 में अलग अलग पेयर मिल रहा है क्या? सोच के बताना, बड़ा इजी है। ये वाले मॉलिक्यूल में क्या अलग अलग पेयर हमें मिल रहा है क्या? क्योंकि सिन सिन अगर एक है तो दूसरा एंटी होना चाहिए था, अगर एक एंटी है दूसरा सिन होना चाहिए था, अगर ऐसा मिल गया तब ये पेयर कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएगा। तो देखो ध्यान से, तो बताओ, याद है सबको तरीका? तरीका याद है, याद है, याद है। देखो मैंने कहा था इसको हम कहते हैं कीटो ऑक्साइम, याद ना हो तो लिख लो, इसको हम कहते हैं कीटो ऑक्साइम, ये कीटो ऑक्साइम है। OH ग्रुप को देखते हैं कि वो इन दोनों के हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के साथ सेम साइड में है कि अलग साइड में है। इन दोनों प्रायोरिटी ज्यादा है पीएच ग्रुप का, फिनाइल का। अगर पीएच